सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आ जाइए जल्दी से लाइव फटाफट। और कैसे हैं आप सभी, बता दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो लेक्चर में, हमने जो मध्य प्रदेश की ऊपर की जो 2 लाइनें हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये 2 हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आज से यहाँ पर जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला। ये जो ऊपर के 2 टॉपिक थे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक मतलब बोलना चाहिए बाकी के बच्चे के नीचे के जो टॉपिक हैं उनसे ज़्यादा थोड़े से आपको टफ भी लगे होंगे, है ना। टफ इसीलिए क्योंकि लगातार राजा और इतने सारे राजवंशों में, इतनी सारी रियासतों में राजा का नाम, जैसा कि बच्चों ने बोला, परेशान आपको कर रहा था। लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बोला, आपको केवल जो इम्पोर्टेंट राजा है या जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन पर ध्यान अधिक देना है ना। बाकी काम आपको क्या करना है बेटा, एमसीक्यू लगाकर बाकी के जो बचे प्रश्न हैं उनको कवर अप करना है। गॉट इट? ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, है ना। सेकेंड स्टेप, अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना हमने पढ़ा है, जितना प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जरूरी है ना, महत्वपूर्ण है, वो आपने पढ़ लिया है, तो आप सेकेंड स्टेज में क्या करो, और डीपली जाना चालू कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप जो कोर पोर्शन को ना पढ़कर जो इम्पोर्टेंट है उसको भी पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सा होता है ना। लेकिन इसको तो भी क्वालिफाई इजीली किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर, है ना। जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस की लाइन में है, उसको टू द पॉइंट पढ़ना है। और जो आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने फर्स्ट लेयर में पढ़ लिया है, बाकी के टॉपिक आपके कैसे कवर होंगे बेटा, जो आप एमसीक्यू लगाओगे उससे। ठीक है। अब यहाँ से हमारी मध्य प्रदेश में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मज़ेदार भी लगेगा और थोड़ा ईजी लगेगा, है ना। इजी इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने जैसे नहीं है। चित्र देखोगे, आप चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करोगे, वो दिमाग में छप जाएगी, है ना, और इंटरेस्टिंग है। तो आज चलिए चालू करते हैं मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य कला को। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि कला क्या होती है, फिर बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने पूछा कि कला क्या होती है ना। मतलब मेरा एक प्रश्न है आपसे, यहाँ पर मैंने डिटेल नहीं बताया, लेकिन हम अपना जो प्रश्न है उसको यहीं से चालू करेंगे कि वास्तव में कला मतलब क्या, कला आर्ट मतलब क्या होता है। किसी को पता है? बताओ तो, कोई भी, जिसको भी पता हो कि आर्ट का क्या तात्पर्य होता है। आर्ट का तात्पर्य अगर आप यहाँ पर जाने तो आर्ट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर, कई बार ये कहते हैं कि ये यहाँ पर अर्जित भी की जा सकती है कलाएं, और कई बार प्रकृति प्रदत्त या ईश्वरीय प्रदत्त भी होती हैं कलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईश्वर ने ऐसा शरीर दिया है, ऐसी बॉडी दिया है कि आप विभिन्न प्रकार की कलाएं उससे कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसा मस्तिष्क दिया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। कई बार अर्जित कैसे की जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो तो आप निरंतर अभ्यास से उसको सीख सकते हो, उस कला को डेवलप कर सकते हो, है ना। आप चित्रकला हो गया, या आप गुड़िया बनाना सीखना चाहते हो, आप कपड़े से कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना चाहते हो, तो ये विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती है, जैसे आप मंदिर बनाना चाहते हो, आप मस्जिद बनाना चाहते हो, आप दरी बनाना चाहते हो। बचपन में अगर आपने देखा होगा, मम्मी लोग स्वेटर बनाया करती थी। मम्मी ने बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं आपकी जनरेशन में, वैसे अपन लोग अभी उस जनरेशन के हैं जिनकी मम्मियों ने स्वेटर बुना होगा, है ना। नहीं बुना तो पक्का नानी दादी ने स्वेटर जरूर बुना होगा। तो ये एक प्रकार की क्या थी बेटा, कला, जिसमें आप विशेष विशेषज्ञता के माध्यम से आपके अंदर जो भी एक क्रिएटिविटी होती है उसको क्या करते हो, प्रदर्शित कर देते हो, है ना। जो बहुत आपकी संस्कृति से संबंधित हो सकती है, आपके यहाँ पर सभ्यता से संबंधित हो सकती है, या आपके धर्म से, आध्यात्म से, किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र से या परिदृश्य से वो क्या हो सकती है, संबंधित हो सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रकार की कलाएं होती हैं, है ना। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर, तो मैंने कहा शिल्प कला, ठीक है। इसके अलावा वस्त्र कला, मतलब वस्त्र में कुछ
कलाकारी दिखाना। स्थापत्य कला मतलब जिसमें आप क्या करते हो, भवन निर्माण हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मकबरा हो गया, इस तरीके की चीजें बनाते हो। वस्त्र मतलब कपड़े में, है ना, साड़ी की बनाने की कला हो गई, दरी बनाने की कला हो गई, कालीन बनाने की कला हो गई, गलीचे बनाने की कला हो गई, चद्दर बनाने की कला हो गई। तो ये सब क्या कहलाएगी, वस्त्र कला। शिल्प कलाओं में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जैसे पत्ते हो गए, उससे कुछ कलाकृति करना, मिट्टी से कोई कलाकृति बनाना, है ना, शिल्प बनाना। तो ये शिल्प कला के अंतर्गत रखा जाता है। तो कला के अभी हमने इतने ही प्रारूप पढ़े हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट एक तो हाईलाइट किया है स्थापत्य कला को, और दूसरा शब्द है कला। तो कला में हम यहाँ पर शिल्प कला, वस्त्र कला, चित्रकला सब पढ़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चित्रकला वाली चीज है बेटा, वो आपका आगे देखिएगा, वो संस्कृति या जनजाति से रिलेटेड या क्षेत्र वाइज आती है। तो हमने चित्रकला को फिलहाल थोड़ा सा अलग कर दिया, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम वो एरिया वाइज अलग अलग, जब हम जनजाति जो संस्कृति है, त्यौहार है, लोक संगीत है, लोक कलाएं वहाँ पर लिखा है ना, और लोक साहित्य वहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अगर आप देख सकते हैं, ये लाइन है आपकी 5th लाइन, है ना, जब जनजाति पढ़ेंगे उसके बाद, है ना। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है काय से बेटा, यहाँ पर शिल्प कला। शिल्प कला क्या होती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये डेफिनेशन से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रचनात्मक कौशल से युक्त एक विशेष कलाकृति है जो एक पेशे के रूप में, व्यापार के रूप में या खोज के रूप में निरूपित किया जा सकता है ना। और शिल्प कला एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप शिल्प कला मतलब आपने ये कला बनाई और उस कला का प्रदर्शन आप या उस कला का प्रयोग आप व्यवसाय के रूप में कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखो कि आपने गुड़िया बनाई, आपने यहाँ पर खराद कला बनाई, आपने छीट बनाया, आपने कोई भी मतलब बोलना चाहिए कारीगरी करी और उसका आपने क्या कर लिया, उस कारीगरी का व्यवसाय कर लिया। तो ऐसी कलाएं क्या कहलाती हैं, शिल्प कला कहलाती हैं। शिल्प कला अपनी पिछली विरासत, अगर कोई भी कला हो, नॉट इवन शिल्प कला, कोई भी कला जो होती है वो अपनी विरासत और संस्कृति से संबंधित होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रत्येक शिल्प विधा बहुमुखी घटनाओं तथा परंपराओं का प्रतीक होती है, जो उसके साथ निकटता से जुड़े शिल्प वस्तु बनाने के लिए देखो किस किस का प्रयोग कर सकते हो आप, लकड़ी का प्रयोग कर सकते हो, मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो, कांच का प्रयोग कर सकते हो, किसी धातु का प्रयोग कर सकते हो, वस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। मतलब आप विभिन्न प्रकार की चीजें जो आपके आसपास है, फॉर एग्जाम्पल पत्ता, लकड़ी नहीं तो पत्ता, तो आप उससे क्या क्रिएटिव बना सकते हो और उसका व्यवसाय कर सकते हो, या यूं कहूं कि उसे आप अपने आजीविका के साधन के रूप में, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते आ रहे हो, प्रयोग में लाते जा रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये शिल्प कलाएं कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, हमारी विलुप्त भी हो रही है वर्तमान समय में, या ये जो हाथ से बनाई जाती थी उनका जो स्थान है वो मशीनों ने भी ले लिया है ना। तो ये चीज अभी हम बाद में, ये खैर मेंस में एक टॉपिक रहता है या कभी एक विचारणीय मुद्दा होता है निबंध का, जब आप कला संस्कृति की बात करते हैं, है ना, तो उसके विलुप्त होने के कारणों में या कहीं ना कहीं उसके बदलाव में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, अभी नहीं आएगा। तो अब कितने प्रकार की शिल्प कलाएं हो सकती हैं, अगर आप देखें तो छिपा शिल्प कला, सुपारी शिल्प कला, वेरी मोस्ट IMP, मिट्टी शिल्प कला, कास्ट मतलब लकड़ी, धातु शिल्प कला, बांस शिल्प कला, प्रस्तर मतलब पत्थर पर शिल्प कला, कंघी शिल्प कला, कंघी बनाना, गुड़िया शिल्प कला, पत्ता शिल्प कला, लाख शिल्प कला, ढोकरा आ चुका है, ढोकरा शिल्प कला, पेशेवर मेसे शिल्प कला आदि, है ना। तो ये कुछ कलाओं के मैंने क्या बताए, नाम बताए, जो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मतलब बोलना चाहिए एरिया में जनजातियों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई बेटा? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक एक करके अब हम सारी कलाएं यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला तो प्रश्न आया था, छिपा कला काय से संबंधित है। छिपा मतलब याद रखो बस छापा, है ना। छिपा मतलब क्या हो गया, छापा। वास्तव में इसका नाम छिपा किससे पड़ा है, जैसे अगर आप देखते होगे लकड़ी,
है ना। अगर आपने कई बार यूट्यूब की रील में भी देखा होगा, लकड़ी पे, या आपने देखा होगा मेले में जब आप जाते हो कभी कभी, तो बाजार में जब आप जाते हो तो वहाँ पर महिलाएं बैठी होती हैं, उनके पास में एक कलर होता है और लकड़ी का एक उपकरण होता है जिसमें मेहंदी उकीरी होती है, और वो क्या करती है, उस कलर में डुबाती है और आपके हाथ में ऐसे ऐसे करके क्या कर देती है, लगा देती है, लेकिन वो मेहंदी है। सेम उसी प्रकार की चीजें क्या होती हैं, पक्के कलरों से, प्राकृतिक कलरों से क्या होती है, कपड़ों पर बनाई जाती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, छिपा शिल्प। क्या बताया, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये बाघ, बाघ प्रिंट वेरी मोस्ट आईएमपी है जो आ चुका है, एक प्रकार का छिपा शिल्प है। इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाघ प्रिंट में, है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो धार का प्रचलित है, बाघ के नाखून कैसे होते हैं, धारीदार, तो ऐसे याद रख लो, बाघ धार वेरी मोस्ट आईएमपी है। तो धार में क्या होता है, धार जिले में लकड़ी का जो बोलना चाहिए उपकरण होता है, उसको वो क्या करते हैं, कलर में लगाते हैं और उसको फिर कपड़े में क्या कर देते हैं, स्याही के द्वारा या रंग के द्वारा क्या कर देते हैं, फट फट करके उकेर देते हैं। जैसे ज्यादा दूर मत जाओ, जो मैंने पहना है, ये इस तरीके की चीजें है ना, तो ये छिपा शिल्प कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर बात करो तो लकड़ी के छापों द्वारा, तो उसको क्या बोलोगे, लकड़ी के छापों द्वारा स्याही एवं रंग के मदद से कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना क्या कहलाती है, या आकृति छापने की कला क्या कहलाती है बेटा, छिपा। अब कहां कहां कौन कौन सी छिपा शिल्प कला प्रचलित है वो याद रखना है अभी। ठीक है, या तो इसको अगर सीधे सीधे लिखा है तो टेबल बनाकर मेरे साथ साथ याद कर लो। जैसे अगर आप देखोगे भैरवगढ़, ठीक है, भैरवगढ़ प्रिंट जो मैंने पहना है ना, यहां पर अगर आप जाओगे उज्जैन में बेटा, तो भैरवगढ़ मंदिर भी याद रख लेना, है ना। और भैरवगढ़ प्रिंट जो है, अगर आप देखो गोपाल मंदिर के पीछे तरफ बहुत पुराने पुराने लोग हैं, कारीगर हैं, जो भैरवगढ़ प्रिंट के कपड़े बेचते हैं, है ना। तो ये भैरवगढ़ प्रिंट है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा याद रखना, पहला क्या हो गया, भैरवगढ़ प्रिंट, दूसरा यहां पर क्या लिखा है बेटा, बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट भी एक प्रकार की छिपा कला है। बाघ प्रिंट कहां पर, धार में। ठीक है, और तीसरा याद रखना जोबट, है ना। जोबट यहां पर अगर आप देखो तो हथनी की सहायक नदी भी है ना, उसी के नाम पर याद रखो जोबट, अलीराजपुर में, अलीराजपुर में। तो ये प्रिंट है। क्लियर बात समझ में आई बेटा। इसके अलावा जो पिछले बार एमपीपीएससी ने पूछा था और आपको बना नहीं था, छीट। ठीक है, छीट, या फिर इसी का दूसरा नाम याद रखना, मलमल शिल्प। मलमल शिल्प ये भी एक प्रकार के कपड़े पर बनाई गई कला होती है, जो स्पेशली सिरोंज और विदिशा में क्या होती है, मिलती है। सिरोंज और विदिशा वाले एरिया में जो होती है वो मिलती है। तो याद हो जाएगा बेटा, छिपा प्रिंट मतलब क्या होता है, लकड़ी के छापों के द्वारा कपड़ों पर विशेष प्रकार की आकृति बनाना, जैसे बाघ प्रिंट, इस टाइप के प्रिंट बनाना, मेहंदी टाइप के दिखेंगे। क्लियर बात समझ में आई। तो ये मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग जो हैं छिपा शिल्प यहाँ पर जाने जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो भैरवगढ़ छिपा शिल्प कहां पर है बेटा, उज्जैन में है। लड़कियों के सलवार सूट, विशेषतः छिपा की कढ़ाई, है ना, छिपा की कढ़ाई की जाती है सलवार सूट में। ठीक है, बाघ प्रिंट यहां पर याद रखना, इसका दूसरा नाम भी है अली जरीन प्रिंट, जो धार में है, जिसमें क्या होता है, तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी। प्रिंट ऐसा बनाओगे, लगा दिया छिपा, लेकिन क्या होता है, जब यहां पर कई बार अगर यहां देखेंगे आप तो ये प्रिंट बना दिया, ये दिख रहा है बेटा बाघ प्रिंट, यहां लकड़ी का छापा लगा दिया। इसको और महंगा करने के लिए बाघ प्रिंट में क्या करते हैं, याद रखना, ये तो बाघ प्रिंट है, ये छप गया, खत्म कहानी। लेकिन कई बार क्या होता है, तांबे के वायर द्वारा ऐसे 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 तांबे के वायर को एक पलंग में ऐसे करके बिछा लिया जाता, मतलब कपड़े को या मशीन में बिछा लिया जाता है, और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, सुई के माध्यम से इस पूरी डिजाइन को अगर आप देखोगे तो तांबे की तार से क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, लकड़ी का छीपा डालने के बाद में, या बाहर बना लेते हैं ज्यादा महंगा ना पड़े करके, है ना। तो अलग अलग हिसाब से
है ना। तो यहां आप याद रखना तांबे की जरी का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी बाघ प्रिंट जो धार का है। कुछ लोग हैं जो बाघ प्रिंट के कारीगर के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। मेरे साथ नाम याद रखना, इस्माइल सुलेमान। इनको अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले, कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला है लेकिन कई क्षेत्रीय लेवल पर इनको बहुत सारे अवार्ड मिले गए हैं। मोहम्मद यूसुफ खत्री और अब्दुल कादिर खत्री, है ना, एक ही परिवार के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी मोहम्मद यूसुफ खत्री और अब्दुल कादिर खत्री। ठीक है, 3 नाम याद रहेंगे बेटा। ये बाघ प्रिंट के कारीगर हैं और बाघ प्रिंट को अपनी महत्ता के कारण 2008 में जीआई टैग दे दिया गया है। कब दिया है बाघ प्रिंट को जीआई टैग? 2008, 2008, 2008। याद हुआ बाघ प्रिंट, जो एक प्रकार का छिपा प्रिंट है। वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा। उसके बाद आता है बटिक प्रिंट, ये उज्जैन में है। बटिक प्रिंट में क्या होता है, मोम के द्वारा क्या करते हो आप, छपाई करते हो। मोम से कपड़ों पर छपाई की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना बेटा। जैसे बाघ प्रिंट में तांबा धातु का प्रयोग करके जरी के रूप में बनाया जाता है ना। सेम वैसे ही अगर आप बात करोगे बटिक प्रिंट, तो बटिक प्रिंट में मोम से कपड़ों पर छपाई की जाती है बटिक प्रिंट में। क्लियर बात समझ में? इसको भी जीआई टैग मिला है बटिक प्रिंट को 2023 में। जिन जिन को जीआई टैग मिल गया है वो हमारे लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा? क्या इतना क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दिखा दीजिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अगली शिल्प कला के रूप में आ रही है हमारी सुपारी शिल्प कला। सुपारी में क्या होता है, जैसे बड़ी सुपारी, छोटी सुपारी या बहुत सारी सुपारियों को काट काट के, पतली पतली काट काट के या किसी भी तरीके से, है ना, अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान की या कोई भी कलाकृति बनाई जाती है। जब भी आप सुपारी शिल्प कला की बात करेंगे तो ये वाली जो फोटो है ये बहुत फेमस हुई है। ये यहीं से सुपारी शिल्प कला जो है बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आई है गणेश जी की मूर्ति से, क्योंकि ये बहुत प्यारी बनी थी, है ना, और ये वायरल हुई थी। ऐसा नहीं है कि केवल गणेश जी की मूर्ति, इससे किसी भी भगवान की, है ना, या कोई भी आकृति, महल की किसी भी चीज की आकृति जो है वो बनाई जाती है ना। कई लोग इसको मतलब सहगी सुपारी रहती तो अलग से इसको बना लेते हैं, फिर कांच में इसको फ्रेम कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े पर बनाते हैं पतली पतली सुपारी को काटकर। तो अलग अलग तरीके से सुपारी के माध्यम से हस्तशिल्प कला है ये एक प्रकार की, जिससे भगवान की या अलग अलग आकृति उकेरी जाती है। ये सबसे ज्यादा फेमस है रीवा में। ये 50 बार आ चुका है। ये कहाँ फेमस है बेटा? सुपारी शिल्प कला रीवा में। लास्ट में एक टेबल बनाएंगे और केवल कला और उसके यहाँ पर क्षेत्र और उसको जीआई टैग कब मिला ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखें इसमें तो सुपारी पर नक्काशी के माध्यम से गणेश, शिव, विष्णु, हनुमान आदि भगवान की छवि उकेरी जाती है एवं मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, रीवा में कुंदेर परिवार के जो लोग होते हैं ये सुपारी शिल्प से जुड़े हैं। कई बार प्रश्न आता है कि कुंदेर समुदाय का संबंध किस शिल्प कला से है, तो सुपारी शिल्प कला से है। ये कुंदेर परिवार मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में पाया जाता है बेटा? तो रीवा में। क्या आपको इतना याद रहेगा? पक्की बात, अच्छे से याद हुआ? ठीक है, थम्स अप दिखाओ बेटा। क्लियर है खेलू? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है मिट्टी। मिट्टी यहाँ क्या होता है, मतलब अगर आप देखो इसे टेराकोटा नाम दिया जाता है। जो पकाई गई मिट्टी होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, उसको पका लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टी जो होती है टेराकोटा कहलाती है। तो मिट्टी या टेराकोटा जो होती है शिल्पकला, इसमें क्या करते हो आप? मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो होती हैं वो बनाते हो, इस तरीके की कलाकृति बनाते हो। ठीक है, ये आपने कई बार देखा होगा। तो मिट्टी शिल्पकला मानव सभ्यता की प्राचीनतम शिल्पकला है। सबसे प्राचीनतम शिल्प कलाओं में से एक कौन सी है बेटा? मिट्टी शिल्प कला। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको आज से नहीं, अगर आप पाषाण काल में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं पत्थर के बाद में, है ना, अगर आप देखें यहाँ पर तो पत्थरों से तो हमने औजार बनाया, लेकिन चित्रित धूसर मृत भांड आपको प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये मिट्टी शिल्प कला बहुत पुरातन शिल्प कलाओं में से एक है। अब यहाँ देखें कि जिसमें बर्तन, मूर्तियां, गाड़ी,
पहिए आदि बनाए जाते हैं और ये शिल्पकला संपूर्ण मध्य प्रदेश में आती है है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जो है क्षेत्र आपके किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या होंगे, यहाँ पर जाने जाएंगे, जिसमें से प्रश्न आ चुका है। जैसे याद रखना टेसु झेजी, या पूरा पढ़ती हूँ पहले। सबसे पहले विशेष सजावटी के बर्तन, ये नहीं आएगा है ना, ये हर जगह दिखता है, लेकिन तो भी श्योपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि ये हर जगह बन रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना टेसु झेंझी शिल्प, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना चंबल क्षेत्र, मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिट्टी की कला है एक प्रकार की, तो ये याद रखना। कभी टेसु आ गया तो टेसु का पेड़ मत समझ लेना बेटा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेराकोटा, जैसे कि मैंने आपको कहा टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है, बहुत मजबूत होती है ना। इसके आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार के, जैसे हो गया आप मतलब कलाकृति बनाओगे तो वो आपकी टेराकोटा शिल्प कहलाएगी। जबलपुर का प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा ग्वालियर और इंदौर में इसका प्रयोग किया जाता है या बनाई जाती है। अगर आप जनजातियों में बात करो तो मंडला जिले की पूनिया और अहिरिया जनजाति मिट्टी शिल्प कला में कार्यरत है। अहिरिया जनजाति आप लोहे से यहाँ पर जो है ना, कंफ्यूज मत होना, वो अगरिया है ना। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक अहीर और एक है यहाँ पर अगरिया, तो दोनों में डिफरेंस है, जब जनजाति पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। तो पूनिया और जो अहिरिया जनजाति, अहीर लोग जो हैं वो मिट्टी शिल्प कला से संबंधित हैं। क्लियर बात समझ में आई। कहाँ, किस जिले में, तो मंडला जिले के जो अहीर और पूनिया लोग हैं, ठीक है, जनजाति समुदाय वर्ग है, वो यहाँ पर क्या किस शिल्प कला से संबंधित है, मिट्टी शिल्प कला से संबंधित है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कास्ट शिल्प कला या खराद कला, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कास्ट मतलब क्या होगा, लकड़ी, है ना। और दूसरा यहां पर याद रखना खराद, लकड़ी का भूरा, है ना। तो ये इससे याद रखिएगा आप, यहां पर लकड़ी इन शॉर्ट ऑफ अगर आप देखो तो किसके माध्यम से आप यहाँ पर विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाएंगे, लकड़ी के माध्यम से। जब आप विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं तो ऐसी शिल्प कला को कास्ट शिल्प कला या खराद शिल्प कला कही जाती है। विशेषकर इंदौर में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी लकड़ी मंडी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंदौर में ही ये लकड़ी शिल्प कला बनाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिससे मंदिर, मूर्तियां, दरवाजे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये भी आपने रोजमर्रा की लाइफ में यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा तो श्योपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, मंडला आदि, ठीक है। इंदौर सबसे बड़ी लकड़ी की मंडी है। यहाँ पर अलंकरण क्या क्या बनाए जाते हैं, खिलौने, चौखट, लकड़ी के ग्लास, मूर्तियां, दरवाजे, खिड़कियां, है ना। अब इसमें कुछ विशेष चीजें देखना। मराठा काल में लकड़ी के मंदिर और कास्ट कला के उत्तम उदाहरण, मराठा काल के। ज्यादा दूर मत जाओ, है ना। अगर आप देखें यहाँ पर तो कास्ट या खराद शिल्प कला में क्या होता है बेटा, हम लकड़ी का प्रयोग करके विशेष प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का सृजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया ग्लास, बना लिया दरवाजे, बना दी मूर्ति, बना दी। जैसे आपने ये मूर्ति देख रहे होगे, ये लगी हुई है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जा रही है। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो मराठा यहाँ पर क्या करते थे, मंदिर जो लकड़ी के होते थे बहुत अच्छे बनाते थे। ज्यादा दूर मत जाओ, राजवाड़ा जैसे ही आप जाओगे तो उस महल में आप देखोगे, राजवाड़ा महल में आपको इसका स्पष्ट उदाहरण मिल जाएगा, है ना। होलकर मराठा द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको साउथ में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप तो राजवाड़ा चले जाओ, आपको बकायदा वहां पर लकड़ी की कलाकृतियां दिख जाएंगी, बहुत शानदार। चलिए, है ना। अगर यहाँ पर देखें श्योपुर में बीजे की लकड़ी से ग्लास बनाए जाते हैं। एक और चीज याद रखना, अभी फिर से बताऊंगी, श्योपुर में बीजे की लकड़ी से ग्लास बनाए जाते हैं जो श्वास संबंधी रोग के लिए उत्तम
उत्तम होते हैं, है ना। बीजा एक प्रकार का पेड़ होता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसकी लकड़ी से यहाँ पर जो है फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजे की लकड़ी में पानी पीने से श्वास संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बुधनी सीहोर में दूधी, सागौन, साज की लकड़ियों से कलाकृति बनाई जाती है। तो याद रखना, हमारे मामा का एरिया बुधनी सीहोर, शिवराज सिंह चौहान का, यहाँ पर सागौन और साज की लकड़ियों से क्या करी जाती है, कलाकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कास्ट या खराद शिल्प कला किससे संबंधित है, जिसमें से खराद शिल्प कला का प्रश्न आया है, क्योंकि खराद का मीनिंग हमको पता नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये समझिएगा लकड़ी और लकड़ी के भूरे, है ना। तो लकड़ी से जब आप विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं तो ऐसी शिल्प कला को कास्ट या खराद शिल्प कला कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम मराठा काल के मंदिरों को देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, मैंने एग्जाम्पल बताया, राजवाड़ा में जाकर देख लो भैया, घूमने का घूमना भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी, है ना, उनका एरिया बुधनी सीहोर, वहां पर साज और सागौन के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो दूधी नामक पेड़ के लकड़ियों से बहुत कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। तो याद हुआ। इसके बाद अगर आप देखें, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, श्योपुर में क्या होता है बेटा, अगर आप देखें तो एक विशेष प्रकार की लकड़ी से ग्लास बनाई जाती है ना। ग्लास अगर आप देखें यहाँ पर तो बीजे के पेड़ की लकड़ी होती है, बीजा, है ना, उससे यहाँ पर क्या बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, और उसमें पानी पीने से ऐसा कहा जाता है कि श्वास संबंधी जो भी रोग हैं वो आपको नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसी है भैया हमारे मध्य प्रदेश की कलाएं, है ना, जो प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता से तो जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर उपचार के लिए भी काम आती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके अलावा याद हुआ बेटा, कास्ट शिल्प कला, खराद शिल्प कला मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखें तो धातु शिल्प कला। हाँ आकाश, क्योंकि आज जो है अरविंद सर की क्लास 6:30 बजे तक थी, इसलिए मैंने भी क्लास जो है वो 6:30 बजे से स्टार्ट करी, है ना। चलिए, उसके बाद आती है धातु शिल्प कला। तो विभिन्न प्रकार की धातुओं से जब आप देखोगे शिल्प मतलब कलात्मक वस्तुएं बनाओगे, चाहे वो लोहा हो जाए, तांबा हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, ठीक है, पीतल हो जाए, कांसा हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, है ना। ये वेरी मोस्ट आईएमपी है, यहां से प्रश्न आया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे धातु शिल्प कला में पीतल, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, फूल धातु का प्रयोग करके कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला है। अगर देखें फूल धातु क्या होती है, साइंस के लिए भी याद रख लें, और कभी आपसे प्रश्न आ जाए तो फूल धातु का मतलब, जिसको आप कहते हैं मूर्ख बनाने वाली, है ना, धातु, फूल धातु कहते हो ना उसको, मूर्खों का सोना, है ना, या मूर्ख बनाने वाली धातु कहते हो ना आप इसको, है ना, या फिर फॉल्स मेटल भी कहते हैं इसको, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में ये दिखता है। तो ये क्या होती है भैया, फूल धातु। ये तांबा और रांगा जब मिल जाता है ना, तांबा और रांगा का क्या होता है, मिश्रण होता है। एक स्पेसिफिक मात्रा में जब 100 ग्राम तांबा और 27 ग्राम रागा बनाया जाता है तो उसे फूल धातु कहा जाता है ना। और इसका प्रयोग मूर्तियां, बर्तन बनाने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो विशेष क्षेत्र के रूप में अगर आप देखेंगे तो बटलोही, उचहरे का धातु शिल्प, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें उचहरा कहाँ पर है, ये हमने रियासतों में भी पढ़ा, सतना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फूल धातु की थाली और बटलोही बनाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, फूल धातु का प्रयोग करके थाली या कलात्मक वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं, बटलोही या फिर उचहरा, सतना में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टीकमगढ़ में पीतल धातु का प्रयोग करके और बेल मेटल का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर बेटा। इसके बाद अगर आप देखो इस धातु शिल्प कला को, है ना, यहाँ पर 2008 में जो है जीआई टैग दिया गया है पीतल वाली को, ठीक है। उसके बाद चिचली का पीतल शिल्प, चिचली कहाँ पर है, अगर आप देखें तो नरसिंहपुर में। यहाँ पर पीतल और तांबे के बर्तन और वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं,
ठीक है। मंडला का बर्तन अगर आप देखोगे तो कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। और अगरिया, ये आ गई आपकी अगरिया, ठीक है। अगरिया जाति डिंडोरी, डिंडोरी वाली है ना, याद रखना बेटा, मंडला डिंडोरी, लेकिन यहां याद रखना डिंडोरी स्पेशली। इसे जीआई टैग मिला है यहां पर 2023 में, इनकी यहां पर धातु शिल्प कला के लिए, है ना। मतलब किस धातु का प्रयोग करते हैं, लोहा, अगरिया खासकर। क्लियर बात समझ में आई बेटा, पक्की बात, ठीक है। तो धातु शिल्प कला आपकी क्लियर है, ठीक, यहां तक कहानी क्लियर बेटा। अब मैं बात करूं अगर आगे, तो आती है बांस शिल्प कला। बांस से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाना, जैसे अगर आप यहां पर देख रहे होगे तो बांस से टोकनियां बनाना, बांस से झाड़ू बनाना, बांस से बहुत प्यारे प्यारे उपकरण बनाना, है ना, ये तो देखा होगा और आपने। और दिवाली के टाइम पे तो बिल्कुल बांस वाले जो है, मैंने मेरे घर में बहुत सारे लाए हुए हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, झूमर टाइप के। तो पिछली दिवाली तो तबीयत खराब थी मेरी, पिछली दिवाली में मैंने पूरे घर का जो डेकोरेशन किया था वो यही आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से किया था। हमारे इधर तरफ में जो है, खंडवा रोड तरफ में, इंदौर में, है ना, अगर आप देखो तो दिवाली जैसे ही आने वाली रहती है, उसके 10-15 दिन पहले, या अगर आप देखो अभी भी, वो तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं सड़क के किनारे जो होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो होती हैं कलात्मक जो कृतियां होती हैं, उनकी दुकान लगाकर बैठे रहते हैं, है ना। तो इतने शानदार वहाँ पर मतलब नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, नेचुरल इन द सेंस प्राकृतिक चीज़ें बोल सकते हो आप उनको, या बोल सकते हो जनजातीय चीज़ें, या उनकी अपनी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई बिल्कुल एंटिक पीस मिलते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बांस का जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं किन किन एरिया में, तो श्योपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, मंडला, है ना। इससे ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, है ना, बल्कि मतलब अगर आप देखो यहाँ पर तो कौन सी जनजाति करती है उससे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो क्या क्या बनाया जाता है, तो खिलौना, गाड़ी, तीर कमान, टोकरी, सूपा, और वर्तमान में बांस के गिलास और बांस की बोतल भी बनाई जा रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बोरी घाटी, है ना, नर्मदापुरम में बांस पाया जाता है, जो बांस डेंड्रोकेलेस्मस प्रजाति का है, अतः इस क्षेत्र में बांस कला अच्छे स्तर पर है, याद रख लेना, है ना। तो इस एरिया में तो जो बोरी घाटी है, साल, सागौन, बांस सब पाया जाता है, ठीक है। कृषि उपकरण, मछली पकड़ने के जाल, शिकार के उपकरण, टोकरियां जैसे उपयोगी वस्तुएं बांस से बनाई जाती है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है ये। मध्य प्रदेश के शहडोल, बालाघाट, मंडला, सिवनी क्षेत्र में प्रमुखतः बांस उत्पादन किया जाता है। गोंड, बेगा और कोरकू, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उधर की देखेंगे पूर्वी क्षेत्र की जनजाति, तो गोंड, बेगा, दक्षिण पूर्वी, तो गोंड, बेगा और कोरकू जो है, आकाश, हाँ ये बांस से संबंधित है। आकाश सिंह, मैम मैं गांव से हूँ, हमारे गांव में लड़कियां बांस से बहुत अच्छी सजावटी वस्तुएं बनाती थी, लेकिन अब कोई नहीं। क्या बात है आकाश, हाँ मैंने भी कई बार देखा है, जब हम लोग हमारे गांव तरफ जाते थे तो मतलब सड़कों के किनारे बैठकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बांस से जो होती थी बनाई जाती थी। इवन हमारे यहाँ तो आज भी जो है चावल फटकने का जो सूपा होता है ना, वो बांस का ही है। मम्मी की आदत उसी से है, वो कोई एडवांस प्लास्टिक व्लास्टिक के सूफे से नहीं फटकती, और क्या तो तरीके से चावल फटकती थी, अगर आप देखो फटकती हैं, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करके। हमको नहीं आता, है ना। तो बिल्कुल आकाश लेकर आना आप तो मेरे लिए कुछ अच्छा मिले तो, क्योंकि मेरे को ऐसा जो हैंडीक्राफ्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत शानदार लगता है। सीरियसली बता रही हूँ मैं, अपन बांस शिल्प पढ़ रहे हैं, और बांस शिल्प में आपने देखा होगा कि दादी नानी लोग बहुत अच्छे से सूपा से कोई भी अनाज फटका करती थी, है ना। मुझे अच्छे से याद है हमारे गांव में जब भी इवन अगर आप देखोगे तो धान या फिर गेहूं उत्पादित होता था, या कोई भी अनाज उत्पादन करा करते थे, तो उस सूपे को ना ऐसे करके, बड़ा वाला सूपा होता था बांस का ही, है ना। मुझे अच्छे से पूरी कहानी क्लियर हो रही है। तो सामने एक पंखा चलाता था ऐसे करके, वो भी लकड़ी का होता था, है ना। अब नहीं है वो, अब तो थ्रेसर आ गए। तो एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे ऐसे करके बड़े अच्छे से सूपे को हिलाया करता था, और सामने से हवा आती थी,
है ना। तो भूसा भूसा अलग हो जाता था और बिल्कुल नीचे जो होता था अनाज गिरता था, और भूसा थोड़े आगे जाकर गिरता था, है ना। तो ये बांस से सूपा बनाए जाते थे, है ना। और उस सूपा को भी मुझे अच्छे से याद है, बिल्कुल ऐसा गोबर से या किसी चीज से ऐसा उसको अच्छे से रखने के लिए लीपा भी जाता था। पूरी पुरानी यादें ताजा हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई वो हमारी संस्कृति और कलाएं, है ना। और अच्छा मजे की बात, उससे कोई रोग नहीं होता था, ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं। आज बड़े बड़े होटलों में जाओ तुम, स्मोकी वेजिटेबल्स, और रेट देखो तो 4 गुना नॉर्मल, कुछ भी नहीं करते हैं। अरे अपने चूल्हे की सब्जी है वो, है ना। कैसे चूहे, अरे चूहा क्यों आ रहा है, अरे चूल्हे की जगह क्या होता है उसमें, है ना। मैम गांव में अब कोई नहीं बनाता, मार्केट एडवांस हो चुका है, रौनक ही नहीं रही। बिल्कुल सही बोल रहे हो आकाश, है ना, बिल्कुल। हाँ, हम देखते हैं ना, मतलब गांव में क्या होता था, जब भी हम जो भी चीजों का प्रयोग करते थे भैया, आज वर्तमान समय में साइंस उसको बोल रहा है, प्रूफ कर रहा है। हम जो गांव में मिट्टी के घरों में गोबर से लीपते थे, उसका साइंटिफिक रीजन, है ना, आपने देखा होगा, मतलब आपको पता ही होगा, है ना। जब हम इन बर्तनों में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में, तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। मजे की बात, उसको धुलने या मांजने का मतलब एक अलग अनोखा तरीका होता था। वर्तमान समय में हम एल्यूमिनियम में या फिर टेफलॉन कोटिंग के बर्तनों में खाना खाने लगे, इतनी खतरनाक स्थिति है ना। इसलिए हो रहे हैं भैया, प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के रोग, नए नए रोग इजाद हो रहे हैं, है ना। और अगर आपने देखा होगा तो जितने पैसे वाले लोग हो रहे हैं, ये फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं इस चीज को ज्यादा पैसा देकर, है ना। अभी जो मैं उदाहरण आपको बता रही थी, जैसे अगर हमारे यहाँ बोले तो लकड़ी में हम खाना बनाते थे, नो डाउट प्रदूषण हो रहा है, तो उसका हमको कुछ मतलब हमने उसका अल्टरनेटिव भी निकाला है, पर्यावरणीय क्षरण भी हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन उसका एक अगर आप देखोगे तो मैं एक होटल गई थी, नाम नहीं बोलूंगी, वहां पर हमने ऑर्डर करा, हमको लगा कि यार क्या है ये, तो स्मोकी वेजिटेबल, है ना। तो हमने बोला कि भैया ऑर्डर कर देते हैं सब्जी। पहली बात तो उसके रेट जो थे नॉर्मल सब्जी के रेट से 3 गुना महंगे, और बाद में पता चला कि कुछ नहीं है, हमारे गांव में उसको कहते हैं धुआं पिवाइन सब्जी, मतलब जो सब्जी धुएं में पक गई हो, मतलब आग बुझ गई, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, दादी ने ध्यान नहीं दिया, और वो आग में रखी रह गई, तो आग का क्या हुआ, धुआं धुआं उस सब्जी के अंदर टेस्ट में आने लगा। वर्तमान समय में ज्यादा दूर मत जाओ, फॉगुन रेस्टोरेंट चले जाना, यहाँ का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, वहां पर आपको दिखेगी। खाया तो टेस्ट, क्योंकि बहुत सालों बाद खाया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला वाह यार, मम्मी बोलती है ये तो अपने गांव की धुआं पियाइन सब्जी है। तो वर्तमान समय में हम वापस जा रहे हैं इसमें, है ना, वापस जा रहे हैं हम इस चीज में। मैं चाय सुट्टा बार वाले जो है ना, इस चीज के लिए मैं उनको बोलूंगी। मैंने उनका कहीं इंटरव्यू जो है पढ़ा था, वो कहते हैं कि मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, क्योंकि हम ये चीज पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है। तो उनने क्या बोला था, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी बहुत सारे विदेशों में है, मतलब बहुत सारे देशों में अगर आप देखो तो उन लोगों, उनने क्या करा, चाय सुट्टा बार वाले ने फ्रेंचाइजी देकर रखी। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं सुन रही थी, आपने भी सुनी होगी, कि मैं अपने भारत देश की मिट्टी को हर किसी विदेशी से यहाँ पर क्या कराना चाहता हूँ, चुमाना चाहता हूँ, है ना। कुल्हड़ में चाय देते हैं वो, और उससे उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति भी बाहर जा रही है, दूसरी बात रोग से भी क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं होंगे। तीसरी बात यहाँ पर जो मतलब लघु उद्योग हैं, या जो हमारे भारत के स्थानीय उद्योग वाले, मतलब बोलना चाहिए लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, है ना, उन लोगों को व्यवसाय मिल रहा है या रोजगार मिल रहा है ना। वो बात अलग है कि उसमें एक नाम सुट्टा जोड़ा है, तो फिर उससे ज्यादा तो धुआं अंदर आ जाता है, वो बात एक अलग है। लेकिन हम पॉजिटिव चीज देखें, नेगेटिव की क्यों देखें, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम हमारे यहाँ भी झाड़ू बांस की, हमारे यहाँ भी अब वही वही बांस की झाड़ू जैसी रहती है, अब उसको प्लास्टिक ने कन्वर्ट कर दिया। मैं दिखाती हूँ तुमको, बहुत सही, है ना। अगर अपन देखो, मेरे पास तो रखी है, ये है भैया झाड़ू, लग रहा है बांस की है ना। लेकिन अब क्या करो, बांस की झाड़ू पहली बात तो मिल नहीं रही है, दूसरी बात अगर तुम बांस की झाड़ू की बात करोगे तो हमको केयर करते नहीं आती, तीसरी बात ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन भैया अगर तुम बांस की झाड़ू से घर को झाड़ते हो तो उसमें पवित्रता या फिर एक पॉजिटिव ऑरा घर के अंदर आता है। अब हमारी झाड़ू बनी है मशीन के अंदर से,
हाथों से नहीं बनी, प्लास्टिक की बनी है, आर्टिफिशियल चीज है, तो आर्टिफिशियल एनर्जी घर में आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और हम इसकी महत्ता समझ नहीं रहे हैं, है ना, और झाड़ रहे हैं। मेरे पास भी प्लास्टिक की झाड़ू है, क्या करो, टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो खैर, तो झाड़ू लेकर आ गई मैं, मेरे यहां भी बांस की झाड़ू। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छी बात भी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगर हम यहां पर देखें तो प्रस्तर या पत्थर शिल्प कला, अगला टॉपिक क्या आ रहा है बेटा, पत्थर शिल्प कला। ठीक है, पत्थर शिल्प कला की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, पत्थर से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे तो नक्काशी के माध्यम से, हथौड़ी और छेनी के माध्यम से अगर आप देखो तो पत्थर पे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां उखारने का काम करा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पत्थर का उपयोग करके कलात्मक वस्तु बनाने की कला, जैसे अगर आप क्षेत्र में देखोगे तो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़ में क्या करा जाता है, पत्थर से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है। जैसे ये मेरे पास भी है, सिलबट्टा भी है, खलबट्टा भी है, देखा है कि नहीं देखा है, सिलबट्टा, खलबट्टा, ओखली, पत्थर की चक्की, चक्की तो लिखा ही नहीं, हमारे यहाँ है चाकी, है ना, मूर्तियां, खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, देखा है कि गायब, है ना। इससे फिर एक इंसिडेंस याद आ गया, हमारे यहाँ अष्टमी में गांव में, है ना, कोई होगा सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तरफ का तो कोरिलेट कर सकता होगा कि हमारे यहाँ गांव में अष्टमी पूजा में ज्वारे बोए जाते हैं, माता का पूजन होता है, और उस दौरान क्या होता है, हमारे यहाँ जो देव होते हैं, है ना, आपने कुछ जनजाति देवों के नाम सुने होंगे, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी देव होते हैं। उसमें मजे की बात, लड़कियों का जाना अलाउ नहीं रहता, तो हमने वो पूजन कभी नहीं देखी। जब वो पूजन होती है, पता ही नहीं, हमको चलता ही नहीं ये पता, तो हमको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके पीछे मान्यता है कि ये जो लड़कियां होती हैं वो पराया धन होता है और वो हमारा घर नहीं है। मजे की बात, तो वो भी एक बड़ी विडंबना है ना, कि आज तक पता नहीं चला लड़कियों का घर कहाँ है ना। तो लड़कियों बेटा अपनी कमाई से खुद का घर बना लो, तब तुमको कोई नहीं कहेगा कि लड़की का कोई घर नहीं होता, है ना। खैर, तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पर कि हमारे गांव में दावल फिरदेर जो होते हैं उसकी फेरी मांगी जाती है, आज भी ये हमारे यहाँ होती है बेटा पूजा। तो उसमें क्या होता है, 5 घर आपको भिक्षा मांगना होता है, जो जितना दे दे श्रद्धा भक्ति से, और उस जो भिक्षा मांगा गया अनाज होता है, उस अनाज को आज भी हमारी मम्मी, जो हमारी चाची हो गई वो, या बड़ी मम्मी जो हो गई, वो पत्थर की चाकी से पीसती है और फिर उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, पकवान बनाकर खाया जाता है ना। तो ये रिवाज है, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखोगे तो ये गायब हो गए, है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा कोई त्योहार, रिचुअल्स या प्रथाएं हैं, है ना, जो आज भी आपके परिवार, आपके समुदाय, आपकी संस्कृति या आपकी जाति, आपकी जनजाति को पृथक बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो याद रखना, पत्थर निर्माण कला का विकास रतलाम, मंदसौर में गुज्जर जनजाति के द्वारा, भील और जाट समुदाय के द्वारा किया जाता है। जबलपुर, भेड़ाघाट में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, बहुत फेमस है, बहुत, है ना। ऐसा मैंने भी देखा है और मेरे घर पे भी रखा है, ऐसे 2 दिल बिल्कुल पास पास में रहते हैं और उसमें नाम लिखा कर लाते हैं, संगमरमर का बना रहता है। ठीक है, तो आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें संगमरमर की वहाँ पर बनाई जाती है, नॉट इवन मतलब वही चीज़ दिल वाली। ठीक है, मूर्तियाँ हो गई। ग्वालियर में पौराणिक मूर्तियाँ बनाई जाती है। और मज़े की बात, जबलपुर का जो स्टोन क्राफ्ट है उससे 2023 में GI टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2023 में पत्थर कला को। कहाँ की? जबलपुर की। याद हुआ बेटा? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंघी शिल्प कला, ये मेरे पास भी रखी है। ठीक है, लकड़ी की कंघी यहाँ पर बनाई जाएगी, लकड़ी से कंघी बनाई जाती है। मजे की बात, बड़ी महंगी मिलती है भैया। एक कौन सी तो कॉस्मेटिक और ये मतलब श्रृंगार की कंपनी है, वो कंघी की मतलब लकड़ी की कंघी बेचती है ना, और उसकी कीमत प्लास्टिक की कंघी से ज्यादा है। चलिए तो देखिए, अलंकार युक्त कंघी बनाने की कला क्षेत्र झाबुआ, मंडला, शहडोल, सीधी, उज्जैन, रतलाम में विशेषकर ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है, जो बंजारा जनजाति है
उसने कंघी का आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, श्रृंगार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बंजारा जनजाति की होती है ना, अगर आपने देखा होगा तो ये बंजारा जनजातियों ने ही सजना सिखाया है भैया। सबसे सुंदर मतलब तरीके से सजना जो होता है वो बंजारा जनजाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगर लाइव एग्जाम्पल देखोगे तो याद रखो, वो जो मोनालिसा आपने देखा था, है ना, मोनालिसा सुंदर लगी थी, जो रुद्राक्ष माला बेचती थी, कहीं ना कहीं वो इसी जनजाति से क्या है, संबंधित है ना। तो ये सजना आपको, या कंघी, काजल का आविष्कार, या जो जितनी भी कॉस्मेटिक की चीजें जो वर्तमान समय में आ रही है, तो वो बंजारा जनजाति की देन है भैया। चलो आगे हम यहाँ पर जाएं तो गुड़िया शिल्प कला मतलब कपड़े, लकड़ी एवं अलंकारों का प्रयोग करके गुड़िया बनाना झाबुआ, अलीराजपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, डिंडोरी में ये बनाई जाती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें भीली गुड़िया, भील समुदाय की गुड़िया देखना किस तरीके की होती है। भील जनजाति कहाँ बेटा, झाबुआ में, है ना। तो भीली गुड़िया कहाँ पाई जाएगी, झाबुआ में। अब देखते होगे बहुत सारे कपड़े जब सिलाई के दौरान क्या हो जाते हैं, चिंदियां जिसे आप बोलते हैं वो बच जाती हैं। तो भील समुदाय के लोग, ये देखो कॉर्नर में दिख रहा होगा, क्या करते हैं, लकड़ी पर उन चिंदियों को क्या करते हैं, विशेष प्रकार से क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे में लपेटते हैं, फिर सुई धागा का प्रयोग करते हैं और उससे यहां पर, ठीक है, हाँ बिल्कुल आकाश, उससे यहां पर क्या करती हैं, गुड़िया बनाई जाती है। तो याद रखना यहां पर जो भीली रमेश परमार है और शांति परमार है ना, ये गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है, याद रखना। इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यही है उनकी गुड़िया। बात समझ में आई। तो भैया देखो इससे कि भीली गुड़िया में जो हमारे सिलाई बुनाई कढ़ाई या घर की कपड़े की चिंदियां बच जाती हैं, उन चिंदियों का प्रयोग करके बच्चों के खेलने के लिए या सजाने के लिए भील समुदाय के लोग क्या करते हैं, उनसे बड़ी प्यारी प्यारी कलाकृतियां बनाते हैं या गुड़िया बनाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, है ना। और इस गुड़िया के बनाने के लिए या इस गुड़िया कला के लिए 2023 में अगर आप देखें तो शांति परमार और रमेश परमार को यहां पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ना। तो अगर आपको भी कोई कला आती है तो उस कला को प्रमोट करें, है ना, उसे मतलब लोगों तक पहुंचाएं। आपके परिवार की, आपकी जनजाति की कोई कला है तो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके संस्कृति का परिचायक है और आप मतलब योगदान दे रहे हैं अपने संस्कृति के यहाँ पर संरक्षण में। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं ग्वालियर गुड़िया, इसका निर्माण कपड़े, लकड़ी और कागज से किया जाता है पारंपरिक अनुष्ठान के लिए। ये गुड़िया अपनी साज सज्जा, वेशभूषा, चेहरे की बनावट के लिए यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। बचपन में तुमने जो गुड्डा गुड़िया का विवाह करा था, याद है, वही गुड्डा गुड़िया है ये, है ना, जो मेरे पास तो थी, आज भी है, मेरे को याद है, मेरे भाई ने भी उससे खेला है, हाँ भाई बिल्कुल, है ना, बहन ने भी, और मैंने भी उसी गुड़िया से खेला। और मम्मी ने आज भी हमारे खिलौने जो वो टूटी हुई बंदूक, गाड़ी, गुड़िया सब सजा के रखा हुआ है। उनका बड़ा मन है कि जो है मतलब मेरे जो नाती पोती होंगे ना, मैं उनको भी इसी से खिलाऊंगी या बताऊंगी कि देखो। तो ये माँ का प्रेम है। खैर चले आगे बढ़े, है ना। तो देखें यहाँ पर ये गुड़िया साज सज्जा के लिए और इनका विवाह कराया जाता है। बत्तोबाई का संबंध, वेरी मोस्ट IMP, बत्तोबाई का संबंध भी किससे है बेटा, गुड़िया शिल्प कला से है। और बत्तोबाई ग्वालियर गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। इसके लिए इन्हें अगर आप देखें तो भोपाल में गुड़िया घर नामक गुड़िया शिल्प कला केंद्र जो है वो बनाया गया है। तो गुड़िया शिल्प कला केंद्र कहाँ पर है, याद रखना, भोपाल में है। जो कब बना है, 1996 में इसकी स्थापना की गई है। क्लियर बात समझ में आई बेटा। उसके बाद पत्ता शिल्प कला। पत्ता शिल्प कला क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्ते होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो, विशेषकर अगर आप देखो खजूर के हो गए, ताड़ के हो गए, पलास के हो गए, महुआ का हो गया, इनसे पत्तल बनाई जाती है। हमारे गांव में आज भी अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो पंगत जब बैठती है तो पत्तल में खिलाते हैं,
है ना, आपने देखा होगा, और या ये मिल भी जाते हैं, इसका लोग बिजनेस भी करने लगे हैं आजकल। तो खजूर, ताड़, पलास की पत्तियों से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला है। इसका झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, साजापुर, राजगढ़, सिवनी, छिंदवाड़ा जो है क्षेत्र है। अगर आप देखो तो खजूर के पत्ते से चटाई, ठीक है, बीजना से हाथ पंखा, खजूर के पत्ते से टोकरी, झाड़ू, पलास, सागुन एवं महुए के पत्ते से पत्तल, दोने आदि यहाँ पर बनाए जाते हैं। मुझे याद है अभी रिसेंटली मैं जबलपुर गई थी, तो हमारे जबलपुर में राइट टाउन में गुप्ता चाट वाला, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, है ना, कॉलेज के टाइम पर हम गुप्ता चाट वाले से बहुत पानी पूरी और चाट खाया है। कभी आप अगर जबलपुर जाएं तो आप बिल्कुल खा कर आना वहां पर, है ना। और उस गुप्ता चाट वाले की आज भी विशेषता है कि वो जो चाट बनाता है, चाहे वो आलू चाट हो, समोसा चाट हो या कचौरी चाट हो, मुंह में पानी आ गया, वो आज भी पलास के पत्ते के दोने में खिलाता है, उससे उसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है ना। तो मैं बहुत मिस करती हूँ भैया उस चाट वाले को, कभी जाओ तो खाकर जरूर आना, बड़ा फेमस है, ठीक है। और अगर जाओ तो बता दूंगी मैं, पानी पूरी, चाट, क्या क्या चीजें वहां अच्छी मिलती है, और मावे की जलेबी तो भूलना मत, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाख शिल्प कला, लाख शिल्प कला से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, लाख की चूड़ी उमरिया, सागर, इंदौर, श्योपुर में बनाई जाती हैं, खासकर चूड़ियां और इसके साथ साथ खिलौने। बुंदेलखंड के क्षेत्र में लखार जनजाति जो है लाख से संबंधित अलंकार बनाती है, और प्रमुख इसके शिल्पकार है राजेंद्र लखेरा। ये जो सरनेम आई है लखेरा, उसी से आई है। हाँ बिल्कुल, हाथ पंखा तो मिल जाता है, बिल्कुल सही कहा आकाश, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद आता है ढोकरा या भरेवा कला, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये मूर्ति देखो, याद रखो। ढोकरा या भरेवा कला क्या होती है बेटा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ढोकरा या भरेवा कला में क्या करते हैं, हम धातु का प्रयोग करके मूर्ति बनाते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, ये बैतूल के जो भरेवा आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा किया जाता है कार्य, तो ये याद रखना, बैतूल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है वो ढोकरा कला का उदाहरण है। अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्या कर लिया गया है, पूछा गया है ना। तो ढोकरा कला में क्या होता है बेटा, धातु का प्रयोग करके क्या करा जाता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है पेम्पेवार मैसे कला, जिसमें मिट्टी और कागज का प्रयोग करके चिड़िया बनाई जाती है, वेरी मोस्ट आईएमपी, ये आपने बनाया भी होगा। इसमें क्या होता है, चिड़िया बनाई जाती है। क्या बोला मैंने यहां पर, अगर आप देखें तो पेम्पेवार मैसे कला, नाम बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मजे की बात कुछ भी नहीं है। मिट्टी और कागज का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार का पक्षी या यूं कहें कि चिड़िया बनाई जाती है। और अगर आपको देखना है तो 2 in 1 काम करना, कभी इंदौर आओ, बढ़िया सराफा में घूमो, खाना खाओ, ठीक है, और इसके बाद उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आओ, और वहां से ये पेम्पेवार में से कला की अगर आप देखो चिड़िया जो है वो जरूर लेकर आना, ये आपको दिख जाएगी। आप कई बार उज्जैन का नाम महाकाल दर्शन के लिए तो सुनते होंगे, है ना, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के छिपा प्रिंट के लिए, भैरवगढ़ प्रिंट के लिए सुनते होंगे, लेकिन हमारे उज्जैन की एक और चीज प्रसिद्ध है, वो है पेम्पेवार पैसे कला, जिसमें यहाँ पर मिट्टी और कागज का प्रयोग करके चिड़िया बनाई जाती है। क्लियर बात समझ में आई? क्या पता थी ये जानकारी? ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर देखें तो मुख्य केंद्र उज्जैन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अन्य में अगर आप देखोगे तो टीकमगढ़ शिल्पकारी का कार्य संगमरमर की रंगीन वस्तुओं के लिए किया जाता है। जूट शिल्प कला, जूट से अगर आप देखो तो इंदौर, भोपाल, सतना, रीवा में यहाँ पर अगर आप देखें विभिन्न प्रकार के बैग हो गया, या बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और एक जुला एक उत्पाद में तहत भोपाल से जूट को शामिल किया गया है, वेरी मोस्ट आईएमपी, है ना। एक जिला एक उत्पाद में भोपाल का जो जूट है उसे शामिल किया गया है। शिल्प गुरु सम्मान 2022 बाघ प्रिंट दस्तकारी के मास्टर, याद रखना, शिल्प गुरु सम्मान 2022 जो है बाघ प्रिंट के लिए मास्टर श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को क्या करा गया है, यहां पर दिया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो यहां शिल्प कला का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि इस शिल्प कला के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, तो शिल्प गुरु सम्मान होता है, जो 2022 का हमारे मध्य प्रदेश से अगर आप देखें तो बाघ प्रिंट कला के जो हमारे दस्तकार हैं मास्टर श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री, इन्हें दिया गया है। क्लियर बात समझ में आई बेटा?
पक्की बात। अब हमारे पास में एक टेबल है जिसमें मध्य प्रदेश को प्राप्त जो जीआई टैग हैं अलग अलग चीजों के लिए, उसके लिए यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको फटाफट याद कर लेते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें तो चंदेरी की साड़ी कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में है, प्रसिद्ध है, तो वर्ष 2005 में उसे जीआई टैग दिया गया है। बाघ प्रिंट धार अब भी पढ़ के आए, 2008 में जीआई टैग दिया गया। 2008 के एक साथ याद रखना 3 को जीआई टैग दिया गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बाघ प्रिंट धार, चमड़े के खिलौने वेरी मोस्ट आईएमपी, ये रट लो, इसको तो घोट के पी जाओ। इंदौर में धातु शिल्प दतिया और टीकमगढ़ 2008 में से जीआई टैग दिया गया है। महेश्वरी साड़ी और रतलामी सेव, रतलाम के महेश्वरी साड़ी कहाँ बेटा? खरगोन जिले में। रतलामी सेव नाम से स्पष्ट है, रतलाम में। दोनों को 2012 में जीआई टैग दिया गया है। टेबल याद करना पड़ेगा। कड़कनाथ मुर्गा जिसका खून काला होता है, आयरन से भरपूर मुर्गा है ये, तो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया है, वेरी मोस्ट आईएमपी। चिन्नौर चावल बालाघाट 2021 में इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, घोट के पी जाना। महोबा का देशवारी पान, ये संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को 2021-22 में दिया गया है। ठीक। सुंदरजा आम रीवा 2023 में जीआई टैग दिया गया। 2023 में बहुत सारे हैं। मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया। सरबती गेहूं विशेषकर सीहोर का बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सीहोर के साथ दूसरा जिला याद रखना विदिशा, दोनों को जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग संपूर्ण मध्य प्रदेश को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। लोह शिल्प कला अब भी मैंने आपको बताया अगरिया जनजाति के द्वारा डिंडोरी में की जाती है ना। अगर आप यहां पर देखें तो 2023 में इसे भी जीआई टैग दिया गया है। 2023 में बहुत सारे हैं। पत्थर शिल्प कला अभी मैंने आपको बताया था, जबलपुर 2023 को जीआई टैग। हैंडलूम साड़ियां वारासिवनी की बड़ी फेमस है। अभी रिसेंटली मैं बालाघाट गई थी तो मैंने बोला भी था मौसी को कि मेरे लिए रखना, वो बात अलग है कि उनने रखी नहीं। ठीक है, 2023 में जीआई टैग दिया गया है। बटिक प्रिंट उज्जैन अब भी पढ़ के आए, इसे भी 2023 में जीआई टैग दिया गया है। अंतिम 2024 में रियावन लहसुन रतलाम की जो है उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक, तो ये पूरे हमारे जो थे बेटा, हमने आज के लेक्चर में जो है कंप्लीट किया हमारी कौन सी? मध्य प्रदेश की अगर आप देखें तो यहां पर शिल्प कलाओं को। ठीक है, अभी कला कंप्लीट नहीं हुई है ना। नेक्स्ट कल हम यहां पर जो है हमारी स्थापत्य कला या आगे की जो कलाएं हैं उसमें एंटर करेंगे, है ना। क्लियर बात समझ में? अभी चित्रकला हो गया और बहुत सारी चीजें हैं वो हम जनजाति में पढ़ेंगे, है ना। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। चलिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर। कोई भी डाउट बेटा, क्लास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है, पढ़ना में समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट। एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, खेलूं थोड़ा सा, बस मैं फ्री हो जाऊं, है ना। बस मैं मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो मेरा 5 सितंबर को ही था चालू करने का, लेकिन एक्चुअली मेरे कुछ कोर्सेस चल रहे हैं, है ना। पर्सनल नहीं, मेरे लिए, मतलब मैं दूसरों को पढ़ा नहीं रही हूँ कुछ, मैं खुद सीख रही हूँ, तो उसके कारण थोड़ी सी व्यस्तता है ना। और इसके अलावा अगर आप देखो तो देखती हूँ, अगर ये जैसे संडे के बाद में जो हमारा नेक्स्ट मंडे आ रहा है उससे हम एमसीक्यू सीरीज जो है उसको चालू करेंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा कोई डाउट नहीं। हाँ, अब मध्य प्रदेश में जो है सारी चीजें इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, है ना। जो अभी हिस्ट्री के लिए बच्चे कह रहे थे कि मैम राजा के नाम और रियासतों को और इन सब चीजों को कैसे याद रखें, तो अब चीजें इजी हो जाएंगी, जैसे आज आपको इजी लग रहा होगा, है ना। बस अब आप इसको घोट घोट के पी जाओ। ठीक, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा स्थापत्य कला के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।